दोस्तों इमेजिन करिए अगर आज रात 8 बजे पीएम मोदी टीवी पर ये कहते हैं कि आज से गरीबों के लिए पूरे देश में एजुकेशन फ्री। पर आपको भी मालूम है कि ऐसा 70 सालों के बाद आज भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ऐसी पार्टी थी जो 1920 में ये विजन रखती थी और आज भी चाहे न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर राजनीतिक मामले में पुरजोर तरीके से अपनी राय रखने वाली पार्टी या फिर आवाम के हक की लड़ाई सड़क पर लड़नी हो, तो असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा चेहरा जो हर जगह आपको दिख जाता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, उसके मनमानी फैसलों के खिलाफ अगर कोई चेहरा पूरी ताकत से अपनी आवाज़ उठा रहा है तो वो निश्चित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी है, यानी इंग्लिश में जिसे वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ सालों पहले तक राजनीतिक हलकों में असदुद्दीन ओवैसी का पहचान महज एक हैदराबाद के सांसद के तौर पर थी, लेकिन कुछ सालों में उनकी पहचान एक वन मैन आर्मी के तौर पर उभरी है। लेकिन ओवैसी का एजुकेशन एंड हेल्थ मॉडल क्या है? सरकार के फैसलों पर आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का अपना पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड क्या है? आवाम, खास तौर पर मुसलमान, दलित, आदिवासी, मजलूमों के हक और हुकूक की आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का अब तक का सियासी सफ़र कैसा रहा? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। मुसलमानों और अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के बीच में बैरिस्टर साहब के नाम से जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को आंध्रा के हैदराबाद में हुआ था, जो आज तेलंगाना का हिस्सा है। उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट से 6 बार लगातार सांसद चुने गए। इसी सीट पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 4 बार से सांसद है और 5वीं बार का रिजल्ट आना अभी बाकी है। आप कमेंट में जरूर बताएं रिजल्ट क्या आ रहा है। पॉलिटिक्स में जैसे परिवारवाद का आरोप लगता है, आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद की संसदीय सीट विरासत में मिली थी। पर एक बात याद रखना, विरासत पर मिली हुई चीज में और ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि यहाँ काम के साथ साथ ये भी साबित करनी होती है कि जी हाँ, मैं इस काम के, इस सत्ता के काबिल हूँ। और यही वजह है कि 1984 से लेकर अब तक हैदराबाद की संसदीय सीट पर ओवैसी परिवार का राज रहा है। जाहिर है वो काम करते होंगे, आवाम वहाँ की काम पसंद करती है और वोट देती है, लेकिन उनके परिवार का राजनीतिक दबदबा सिर्फ हैदराबाद की सीट तक ही सीमित नहीं है। अल्लाह ने ऐसी ताकत और इज्जत दी है कि आप सिर्फ तेलंगाना के कई क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरी देश में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से हैदराबाद की संसदीय सीट पर ओवैसी परिवार का डोमिनेंस रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि हैदराबाद के विकास में ओवैसी परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आइए देखते हैं। AIMIM की नींव वैसे तो 1920 में रखी गई थी, लेकिन 1927 में आवाम के बीच ये उभर कर आई नवाब महमूद खान के लीडरशिप में। और अभी वो दौर था जब इस जमात को लोग इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम से जानते थे। पर 1938 में नवाब बहादुर यार जंग के लीडरशिप में, जिन्हें लोग कायदे मिल्लत भी कहते थे, इसी वक्त MIM नाम भी रखा गया था। कायदे मिल्लत 1944 तक इसके प्रेसिडेंट थे। फिर 1946 में कासिम रिजवी प्रेसिडेंट बनते हैं 1948 तक। और ये वो दौर था, पुलिस एक्शन के बाद MIM पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और कासिम रिजवी को अरेस्ट कर लिया गया था और 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। और 1958 में रिजवी को 24 घंटे में पाकिस्तान जाने के शर्त पे रिहा किया गया था। उसके बाद मीटिंग करते हैं मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत ने अपने हाथ में MIM को लिया और यहाँ से फिर AIMIM नाम रखा गया और भारत के संविधान के हिसाब से इस पार्टी का संविधान लिखा गया। सही मायने में AIMIM 1958 से आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हुई और पहला म्युनिसिपल इलेक्शन 1960 में जीतते हैं, फिर 62 में असेंबली। और जब असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस पार्टी की बागडोर संभाली, तब से लेकर अब तक MIM लगातार न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, आदिवासी, OBC के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, AIMIM समाज के दबे कुचले वर्ग की आवाज़ उठाती रही है। AIMIM ने सुनिश्चित किया है कि दलित, मुसलमान, आदिवासी का न सिर्फ इकोनॉमिक और सामाजिक डेवलपमेंट हो बल्कि उनकी तहजीब, संस्कृति भी सुरक्षित रहे। अब B टीम कहने वालों को ये समझना चाहिए कि ये पार्टी कब से आपके हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है। इन्हीं की कोशिशों का ही नतीजा रहा है 1966 में उर्दू को आंध्र प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। 1975 में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई।
जिसका केंद्र आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में कुर्नूल, विजयवाड़ा और निजामाबाद में थे। बाद में उर्दू एकेडमी ने आंध्र प्रदेश के नौजवानों को उर्दू जबान और कंप्यूटर सिखाने के लिए 85 सेंटर्स खोले। उर्दू के अलावा AIMIM ने नौजवानों को प्रोफेशनल तालीम देने के लिए दारुसलाम ट्रस्ट की स्थापना की। दारुसलाम ट्रस्ट ने पिछले 40 सालों में पूरे आंध्र प्रदेश में कई कॉलेजेस खोले जो छात्रों को प्रोफेशनल टेक्निकल तालीम प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा डेक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नर्सिंग, फार्मेसी जैसे कई कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया जो कम फीस में बेहतरीन प्रोफेशनल तालीम मुहैया कराती है। अब लोग पूछेंगे अपने शहर के लिए क्या किया ये आदमी। हैदराबाद के अवाम को कम से कम कीमत पर बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को भी इस्टेब्लिश किया गया जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, जनरल मेडिसिन, सर्जरी जैसे तमाम मेडिकल फैसिलिटीज से लैस हॉस्पिटल में हर मरीज का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जाता है, वो भी बिल्कुल एक वाजिब रेट में। आपको पता है कि आज के टाइम में इलाज कराना कितना मुश्किल है। आप एक लिस्ट देखो, इनके वेबसाइट से मिली। इसमें ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का 2 रेट है और अदर हॉस्पिटल का प्राइस जनरल OPD 10 रुपया, 20 रुपया, मार्केट 200-500 भी रहता है। ये लिस्ट कब का है मालूम नहीं, पर आपको एक रेट समझ में आएगा। सुपर स्पेशलिटी OPD 100 रुपये, 70 रुपये, अदर 500, 700, 800, 1000 भी लगता है। जो ब्रेन का CT स्कैन होता है 700 रुपया, 600 रुपया, 3000 से 3500 और मेरे शहर में तो 5000 से ऊपर लगता है। जनरल वार्ड का प्राइस 100 रुपया, 250 रुपया, 500 से 1000 रुपया। वेंटिलेटर 3500, 4500, पर मार्केट में वही 10 से 15000। बाकी और आप लिस्ट देख सकते हैं। माइनॉरिटीज के इकोनॉमिक हालात को सुधारने के लिए AIMIM ने 1987 में दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक यानी DCUB की नींव रखी थी। ये बैंक न सिर्फ मुसलमानों के मेहनत की कमाई हिफाजत से रखती है बल्कि जरूरतमंद मुसलमानों को भी लोन प्रोवाइड कराती है। दारुसलाम अर्बन बैंक अपनी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अब तक जरूरतमंदों को 2000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन मुहैया कराया है। इनके कामों का एक छोटा सा नमूना पेश किया गया है। इनके कामों का लिस्ट बहुत ही लंबा है, चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन की क्यों ना बात। दोस्तों, मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग कोई नई बात नहीं है और अपने वोटर को जगाने के लिए PM मोदी ने अभी क्या कहा आपने जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुसलमानों के पिछड़ेपन के जिक्र करते हुए आरक्षण देने की वकालत की गई। लेकिन क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब की तमाम कोशिशों का ही नतीजा है। आंध्र प्रदेश के उस समय के CM YSR रेड्डी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को 5% आरक्षण का फैसला लिया। मुसलमानों का आरक्षण के फैसले को अदालत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पलटा, लेकिन असरुद्दीन ओवैसी ने हार नहीं मानी और मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, जहां आखिर में उनकी जीत हुई। आज तेलंगाना का मुसलमान नौजवान हायर एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण का फायदा उठा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो मुंबई और दिल्ली के साथ साथ देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शुमार किया जाता है, यहाँ पर भी AIMIM पिछले कई सालों से काबिज है और यहाँ के डेवलपमेंट में भी काफी मेहनत की है। बुनियादी जरूरत के साथ साथ हैदराबाद को मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और आपको हर शहर में थोड़ा 19-20 दिख ही जाएगा। खैर, ये सब तो राजनीतिक विरासत और राजनीतिक पार्टी के तौर पर किए गए उनके काम का लेखा जोखा है, लेकिन ये पार्टी राजनीति के इतर भी एक ऐसा संगठन है जो हर तरह के मुसीबत में आम इंसान के साथ खड़ी रहती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के साथ। चाहे कुर्नूल या उत्तराखंड के बाढ़ हो या फिर गुजरात और वेस्ट यूपी के दंगे, ये पार्टी कभी भी मजलूमों के साथ देने से पीछे नहीं हटी। आप देखते होंगे जब कोई मुद्दा पार्टी के खिलाफ जाता तो कैसे साइलेंट हो जाते हैं। आज वो दौर है जो मुसलमान को लेकर सब साइलेंट रहते हैं। ये पार्टी बैकवर्ड सेक्शन को, चाहे उन्हें माली मदद हो या कानूनी मदद, जरूर आगे आती है। इनका मकसद रहा मजबूर और बेसहारा वर्ग की हर मुमकिन मदद की जाए। आज के दौर की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का रेलेवेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं कि इस पार्टी का विजन क्या है। कभी सिर्फ आंध्र और तेलंगाना तक सीमित ये पार्टी उत्तर भारत में ये धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2020 में विधानसभा चुनाव और 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन में इम्तियाज जलील की जीत। और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा कारण असदुद्दीन ओवैसी है और आवाम की दुआ। फिलहाल अपोजिशन में
एक ऐसा चेहरा है जो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, चाहे CAA जैसा कानून हो या गुजरात दंगे के दोषियों को सजा दिलाने का मांग हो। ओवैसी की आवाज आपको हर जगह पहले और सबसे ऊंची सुनाई देगी। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले संसद में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसे छूने से हर बड़ी पार्टी डरती है। वो मर्दों का शोषण का मुद्दा था और वुमेन रिजर्वेशन के बिल के खिलाफ वोट दिया। भारत में किसी पार्टी में हिम्मत नहीं हो सकता है ऐसा करने के लिए। ऐसा करने के लिए उनका अपना एक संवैधानिक राय है। हर वो मुद्दा जो जनता की भलाई के लिए वो उठाने से असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हट। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलैरिटी का गिराव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि आज जनता को ऐसे ही नेता की जरूरत है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं, बल्कि जमीन पर उनकी हक की भलाई से जुड़े हुए मुद्दे पर लड़ाई करे।